Guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of Indian medieval history, we discussed about Iltutmish 1211 से 1236 ईस्वी. Now before wasting our time, we will start our new point. इल्तुतमिश का सिंहासन रोहण. कुतुबुद्दीन के मृत्यु के बाद लाहौर के तुर्क अमीरों ने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया. वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ. 8 माह के भीतर ही दिल्ली के तुर्क अमीरों ने इल्तुतमिश को आमंत्रित किया. आराम शाह को जूत के युद्ध में पराजित कर इल्तुतमिश 1210 ईस्वी में शासक बना. ऐबक के संरक्षकों के नायकों ने इल्तुतमिश का विरोध किया. काजी वजी उद्दीन के नेतृत्व में कुछ विधि ज्ञाताओं ने इल्तुतमिश का इस आधार पर विरोध किया कि वह एक स्वतंत्र मनुष्य नहीं है. उन्होंने अपनी दलील तभी वापस ली जब इल्तुतमिश ने उन्हें अपना मुक्ति पत्र दिखाया. इल्तुतमिश ऐबक का दास था. वो प्रथम इलबारी तुर्क शासक और दिल्ली का पहला सुल्तान था. उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं बल्कि 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त की थी. खलीफा ने उसे विशिष्ट अधिकार पत्र और सम्मान सूचक वस्त्र खिलअत प्रदान किया. इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था. खलीफा से प्राप्त विशिष्ट अधिकार पत्र में इल्तुतमिश द्वारा विजित सभी देश एवं सागर पर सुल्तान आजम के रूप में उसको अधिकार दिया गया. इल्तुतमिश द्वारा खलीफा से खिलअत प्राप्त करने का उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासिरी से प्राप्त होता है. इसमें उल्लेख है कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र आभूषण एवं उपहार को सुल्तान अपने पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया. इस कार्य ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर खिलाफत की छाप को दृढ़ कर दिया और भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर खलीफा के अंतिम अधिकार को वैधानिक रूप से पुष्ट कर दिया. इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपने लिए खलीफा का दूत प्रदर्शित किया. उसने सर्वप्रथम अब्बासी खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम से युक्त सिक्के चलवाए. इल्तुतमिश शमसी वंश का था. इस कारण उसे गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित हुआ. उसने अत्यंत विषम परिस्थितियों में दिल्ली सल्तनत का राज्य प्राप्त किया किंतु अपनी योग्यता और प्रतिभा से इन समस्याओं का अंत कर सल्तनत को दृढ़ता तथा शक्ति प्रदान की. अनेक इतिहासकारों ने उसे दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना है. दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ही था. ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी. शासक बनने के पश्चात इल्तुतमिश को अनेक प्रकार की आंतरिक और बाह्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. इल्तुतमिश के 3 प्रमुख प्रतिद्वंदियों गजनी के यल्दूज, सिंध के कुबाचा और बंगाल के अली मर्दान ने उसके लिए समस्या उत्पन्न कर दी थी. आराम शाह की अयोग्यता का लाभ उठाकर कुबाचा ने भटिंडा, कुहराम और सरस्वती तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था. बंगाल और बिहार दिल्ली से पृथक हो गए थे. लखनऊती में अली मर्दान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था. राजपूत राजाओं ने भी दिल्ली सल्तनत को कर भेजना बंद कर दिया था. जालौर और रणथंभौर स्वतंत्र हो गए थे. अजमेर, ग्वालियर व दोआब ने भी तुर्कों का आधिपत्य अस्वीकार कर दिया था. सावंतों का एक प्रभावशाली वर्ग इल्तुतमिश की सत्ता को मानने के लिए तैयार नहीं था. इनमें कुलबी, कुतबी और मुइज्जी सामंत प्रमुख थे. ये कुलीन सामंत थे जो इल्तुतमिश को एक दास होने के नाते सुल्तान के योग्य नहीं मानते थे. ऐसी कठिन परिस्थितियों में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण का भय भी इल्तुतमिश के समय में उपस्थित हुआ. ये सभी परिस्थितियां संकटपूर्ण थी. इस प्रकार नव स्थापित तुर्की सल्तनत विनाश के कगार पर खड़ा था. परंतु इल्तुतमिश के कौशल, साहस और शक्ति ने इन सभी संकटों का मुकाबला किया और अंत में सफलता प्राप्त की. इल्तुतमिश के 26 वर्षीय कार्यकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी को 3 चरणों में बांटा जा सकता है. प्रथम चरण 1210 से 1220 ईस्वी तक अपने विरोधियों का दमन करता गया. द्वितीय चरण 1221 से 1229 ईस्वी तक उसने मंगोल आक्रमण के खतरे का सामना किया और अन्य समस्याओं का निदान किया. तृतीय चरण में 1229 से 1236 ईस्वी तक अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया. यल्दूज गजनी का शासक था. वह दिल्ली की संप्रभुता पर दावा रखता था. जब इल्तुतमिश दिल्ली में अपने
प्रतिद्वंदी अमीरों का दमन करने में व्यस्त था, तब यल्दूज ने उसे अपने अधीन मानते हुए छत्र दंड आदि राज चिन्ह भेजे जो किसी संप्रभु द्वारा अधीनस्थ शासक को दिए जाते थे। इल्तुतमिश ने उसे शांतिपूर्वक स्वीकार कर लिया क्योंकि वह अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ करने में लगा था। कुछ समय पश्चात जब ख्वारिज़मियों ने यल्दूज को गजनी से मार भगाया तो वह लाहौर आ गया। उसने कुबाचा को वहां से भगाकर लाहौर पर अधिकार कर लिया और पंजाब से थानेश्वर तक विस्तार कर लिया। उसने दिल्ली के सिंहासन पर भी अपना दावा किया। यल्दूज के विस्तार को रोकना इल्तुतमिश के लिए आवश्यक था, क्योंकि यल्दूज यदि पंजाब में अपनी शक्ति संगठित कर लेता तो दिल्ली में इल्तुतमिश सुरक्षित नहीं रह सकता था। 1215 से 1216 ईस्वी में तराइन के ऐतिहासिक मैदान में दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें यल्दूज पराजित हुआ। तत्पश्चात उसे कैद कर बदायूं ले जाया गया, जहां उसका वध कर दिया गया। इल्तुतमिश के लिए यह दोहरी विजय थी। प्रथम, उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला उसका प्रबल शत्रु का विनाश हो गया। द्वितीय, दिल्ली सल्तनत का गजनी से सदा के लिए संपर्क टूट गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली का स्वतंत्र अस्तित्व निश्चित हो गया। इल्तुतमिश का दूसरा प्रतिद्वंदी कुबाचा, जो सिंध और मुल्तान का शासक था। इल्तुतमिश के गद्दी पर बैठते ही उसने सिंध, सागर दोआब, सरस्वती, भटिंडा और लाहौर तक अपना अधिकार कर लिया। इस कारण वह उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब में इल्तुतमिश का प्रमुख प्रतिद्वंदी था। यल्दूज ने लाहौर कुबाचा से छीन लिया था, परंतु जब वह इल्तुतमिश से परास्त हो गया तो वह कुबाचा ने लाहौर पर पुनः अधिकार कर लिया। कुबाचा की शक्ति को तोड़ने के लिए इल्तुतमिश ने लाहौर पर आक्रमण किया। कुबाचा बिना युद्ध किए ही भाग खड़ा हुआ। इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया और चिनाब स्थित मंसूरा के निकट एक युद्ध में उसे पराजित कर लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर पर अधिकार करने के पश्चात इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को वहां नियुक्त किया। सिंध क्षेत्र में अभी भी कुबाचा की शक्ति शेष थी। 1221 ईस्वी में मंगोल विजेता चंगेज खां एक विशाल सेना लाकर सिंध की ओर बढ़ा। इल्तुतमिश मंगोल आक्रमण के संभावित खतरे को देखते हुए कुबाचा की तरफ ध्यान नहीं दे सका। जलालुद्दीन मांग बरनी के वापस जाने के पश्चात उसने पुनः कुबाचा की तरफ ध्यान दिया। 1227 ईस्वी में इल्तुतमिश ने पुनः कुबाचा पर चढ़ाई की और भटिंडा और सरसुदी पर अधिकार कर उच्च और मुल्तान की ओर बढ़ा। कुबाचा भागकर निचले सिंध में स्थित भक्कर के किले में शरण ली। 3 माह पश्चात इल्तुतमिश का उच्च पर भी अधिकार हो गया। अंत में विवश होकर कुबाचा ने अपने पुत्र बहराम मसूद को संधि का प्रस्ताव लेकर इल्तुतमिश के पास भेजा, परंतु इल्तुतमिश संधि अस्वीकार कर उसके पुत्र को बंदी बना लिया। अंत में विवश होकर कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली। इस प्रकार 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश का एक और शत्रु भी समाप्त हो गया। मुल्तान और उच्च को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। सिंध विजय को पूरा करने के लिए इल्तुतमिश ने निजामुद्दीन जुनैदी को वहां नियुक्त किया। निजामुद्दीन जुनैदी इल्तुतमिश का प्रसिद्ध वजीर था। इल्तुतमिश के समय में जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की शर्त रखने की पेशकश की तो वजीर जुनैदी ने कहा कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में केवल एक बूंद के समान हैं और यह संभव है कि यह आदेश लागू करने पर हिंदू आपस में मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इल्तुतमिश के समय में भारत में मंगोलों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। मंगोलों के नेता चंगेज खां उर्फ तैमुचीन ने गोबी के रेगिस्तान और एशिया के घास के मैदान की समस्त बर्बर जातियों को अपने नेतृत्व में संगठित कर चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया और पर्शिया को अपने पैरों तले रौंद दिया। उसने ईरान के शासक जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट कर दिया। ख्वारिज़्म शाह स्वयं कैस्पियन समुद्र तट की ओर भाग गया और उसके सबसे बड़ा पुत्र जलालुद्दीन मांग बरनी भागकर भारत की ओर आया। चंगेज खान भी उसका पीछा करता हुआ सिंधु नदी तक आ पहुंचा। जुबैनी लिखता है कि सुल्तान आग और पानी के बीच में फंस गया। इसी समय चंगेज खां इल्तुतमिश के दरबार में अपना एक दूत भेजा, जिसका मुख्य उद्देश्य इल्तुतमिश को सावधान करना था कि वह जलालुद्दीन मांग बरनी की सहायता न करे। उस समय पंजाब और ऊपरी सिंध दोआब का क्षेत्र चंगेज खां के सेनानियों कुबाचा, मांग बरनी और खोखरों के बीच संघर्ष का विषय बन गया था। इल्तुतमिश ने प्रतीक्षा और अवलोकन का निश्चय किया। उसने दृढ़ संकल्प कर लिया था कि दिल्ली साम्राज्य को इस उथल पुथल से रक्षा करनी है। स्थिति को चुपचाप देखता रहा। इसी बीच मांग बरनी ने खोखरों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया।
तथा खोखरों के सरदार राय खोखर संकीन की पुत्री से विवाह कर सिंध सागर दोआब में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। तत्पश्चात सियालकोट जिले के बसरौर स्थित दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसने आइनुल मुल्क नामक अपना दूत इल्तुतमिश के पास भेजा तथा मंगलों के विरुद्ध उससे सहायता मांगी। इल्तुतमिश के सामने बड़ी कठिनाई थी। वह मांग भरने की सहायता कर चंगेज खां से शत्रुता मोल लेना नहीं चाहता था। उसने जलालुद्दीन मांग भरनी के दूत आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी और विनम्रतापूर्वक उसे शरण देने से इनकार कर दिया। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन से प्रार्थना की कि वह पंजाब छोड़ दे। साथ ही उसने एक बड़ी सेना भी युद्ध के लिए तैयार कर ली। जलालुद्दीन मांग भरनी इल्तुतमिश से युद्ध करना उचित नहीं समझा, अतः अपना ध्यान कुबाचा की ओर मोड़ा। उसने कच्छ के निकट कुबाचा को पराजित किया और सिंध के दक्षिणी भाग को लूटकर 1224 ईस्वी में भारत छोड़कर पर्सिया चला गया। जब तक चंगेज खां जीवित था, पुनः उसने सिंधु नदी के पश्चिम में राज्य विस्तार की लालसा नहीं की। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता ने तुर्की राज्य को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिंध राज्य का प्रयोग मध्यवर्ती राज्य के रूप में किया। मांग भरनी के भारत से चले जाने के पश्चात इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अपना ध्यान बंगाल की ओर आकर्षित किया। बिहार बंगाल विजय। अली मर्दन कुतुबुद्दीन ऐबक के समर्थन से बंगाल का शासक बना था, किंतु उसकी मृत्यु के बाद अपने को स्वाधीन बना लिया तथा अलाउद्दीन की उपाधि ग्रहण की। 2 वर्ष पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात हेसामुद्दीन एवज खिलजी गद्दी पर बैठा। उसने गयासुद्दीन आजम की उपाधि ग्रहण की और अपने नाम के सिक्के चलवाए और खुतबा भी पढ़ा। उस समय इल्तुतमिश पश्चिमोत्तर प्रांत की समस्याओं में उलझा था, इसलिए वो बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं कर सका। इल्तुतमिश की व्यस्तता का पूर्ण लाभ उठाकर हेसामुद्दीन एवज ने बिहार में भी अपनी सत्ता का विस्तार किया और जाजनगर, तिरहुत, बंग व कामरूप के राज्यों से खराज वसूला। अपनी पश्चिमी सीमा को सुनिश्चित करने के बाद इल्तुतमिश ने पूर्वी क्षेत्र की ओर अपना ध्यान मोड़ा। उसने गंगा नदी के दक्षिण स्थित बिहार के समस्त प्रदेश पर अधिकार कर लिया तथा वहां एक राज्यपाल नियुक्त किया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के पश्चात वो 1225 ईस्वी में गंगा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ा। उधर हेसामुद्दीन एवाज भी इल्तुतमिश को रोकने के लिए आगे बढ़ा, किंतु बिना किसी युद्ध के ही उसने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली और युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बहुत सा धन दिया। इल्तुतमिश मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर वापस दिल्ली लौट गया, किंतु इल्तुतमिश के वापस लौटते ही एवाज ने मालिक जानी को बिहार से निकाल दिया तथा दिल्ली राज्य की अधीनता मानने से इनकार कर दिया। हेसामुद्दीन एवाज को दंडित करने के लिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन को, जो उस समय अवध का राज्यपाल था, आक्रमण करने का आदेश दिया, किंतु उसे उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का परामर्श दिया। 2 वर्ष पश्चात जब गयासुद्दीन अपने पूर्वीय अभियान कामरूप व बंग पर गया था, तभी अवसर का लाभ उठाकर नासिरुद्दीन ने उसकी राजधानी लखनऊती पर आक्रमण कर दिया। गयासुद्दीन अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए वापस लौटा, परंतु युद्ध में मारा गया। 1226 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद ने लखनऊती पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार 1226 ईस्वी में बंगाल दिल्ली सल्तनत का एक इक्ता बन गया। परंतु 2 वर्ष पश्चात 1229 ईस्वी में शाहजादा नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई। मलिक इख्तियारुद्दीन बल्ख के नेतृत्व में खिलजी अमीरों ने लखनऊती में विद्रोह कर दिया। 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश स्वयं जाकर इस विद्रोह को समाप्त किया। इख्तियारुद्दीन बल्का मारा गया और बंगाल पुनः दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। राजधानी से दूर होने के कारण बंगाल पर सदैव नियंत्रण रखना कठिन था, इसलिए इल्तुतमिश ने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल और बिहार को पृथक कर वहां अलग अलग सूबेदार नियुक्त किया। मलिक अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊँगा, जिसका नाम है राजपूत रणथंभौर और मंदौर, जालौर, बयाना, थंगीर, अजमेर और नागौर के अभियान, खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति और इसके साथ ही साथ ग्वालियर और कालिंजर, नागदा और अनिलवाड़ा, मालवा, दोआब, अंतिम अभियान और इल्तुतमिश की मृत्यु के बारे में। शासक वर्ग का गठन, इक्ता व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, मुद्रा व्यवस्था, राजवंशी राजतंत्र की स्थापना और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। कॉम्टेरिया पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत ही
इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स की सीरीज़ चल रही है जो कि यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, समीक्षा अधिकारी, बीपीएससी पीटी, 7 जेपीएससी पीटी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर राज्य की सिविल सेवाओं के लिए प्री और मेन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है मध्यकालीन और प्राचीन भारत की। उसी क्रम में मध्यकालीन की सीरीज़ में मैंने आज आपको इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया। कॉम्टेरिया का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें, एक वृक्ष लगाने का संकल्प लें। कॉम्टेरिया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बहुत ही ध्यानपूर्वक लेक्चर्स को सुने। वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें आपको ये लेक्चर्स कैसे लगते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।